लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तीसरे दिन राजा साहब की चलने की तैयारी हुई। एजाज को भी चलना था। उससे बातचीत हो चुकी थी। उसने तैयारी कर ली। इस बार नसीम और सिकत्तर को यहीं छोड़ा। नसीम को कुल बातें लिखवा दी। एक नकल अपने पास रखी। थोड़ा सा सामान और गुलशन को लेकर जेट्टी के लिए गाड़ी पर बैठी। राजा साहब के साथ कुल सहूलियतें हैं। खुशी खुशी चल दी। आदमियों से थानेदार साहब को भेद नहीं मालूम हो सका। फाटक के बाहर रास्ते पर भेस बदले हुए पुलिस के सिपाही थे, कुछ और आदमी। थानेदार निकलकर उल्टे रास्ते चले। काफी दूर निकल गए। फिर एक एक छंटने लगे। थानेदार रेलवे स्टेशन से डायमंड हार्बर की तरफ रवाना हुए। जेट्टी से राजा साहब का स्टीमर लगा हुआ था। आने जाने के सुबीते के लिए उन्होंने खरीदा था। अच्छा खासा स्टीमर, 2 मंजिला। नीचे सामान लद चुका था। सिपाही, खानसामे, बाबू, पाचक और खिदमतगार आ चुके थे। डेक की एक बगल लोहे के चूल्हों पर खाना पक रहा था। जाफरान और गर्म मसाले की खुशबू आ रही थी। ऊपर वाली डेक की सीढ़ी पर सशस्त्र पहरा लग चुका था। केबिन में और जहाज के सामने ऊपर वाले डेक पर ऊंचे गद्दे बिछ गए थे। अभी राजा साहब नहीं आए। एजाज की गाड़ी आई। गुलशन ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कब्जा पकड़ा। सहारे के लिए बांह की रेलिंग बनाई। एजाज उतरी। लोगों की आंखें जम गईं। रूप से हृदय भर गया। आज का पहनावा मोरपंखी है। साड़ी का वही रंग, वही बूटे, फरमाइश से तैयार की हुई। जमीन सुनहरे तारों की। सिर के कुछ बाल मोर की चोटी की तरह उठे हुए। हर डांडी पर हीरे की कनियों के साथ नीलम बंधा हुआ। पैरों में कामदार मोती जड़ी जूतियां। उतरकर एजाज मोर की ही चाल से चली। जेट्टी की एक बगल पुलिस का सिपाही खड़ा था। सलाम किया। जेट्टी और नीचे वाले डेक पर राजा के लोग खड़े थे। देखकर खुश हुए, पर मुंह फेर कर दूसरे को सुनाकर गाली दी। एजाज दूर थी, चलती हुई पास आई। लोगों ने रास्ता निकाल दिया। डेक पर जाने की काठ की सीढ़ी लगा दी। उस डेक से दूसरे तले की सीढ़ी पर वो चढ़ने लगी। सिपाही ने रानी साहिबा की सशस्त्र सलामी दी। हाथ उठाकर एजाज ऊपर गई। गुलशन ने पूछा, कहाँ रहिएगा? केबिन में, जब तक राजा नहीं आते। लोग अड़े हैं, कुछ उनका भी ख्याल, कहते हुए गुलशन ने केबिन का दरवाज़ा खोला। अभी साड़ी और पहनावा देख रहे हैं, कहती हुई एजाज केबिन में चली गई। जब आदमी को देखेंगे तब तू ही ठहरेगी, इस पहनावे से तो नहीं घिसटते। एजाज ने गुलशन की साड़ी का छोर खींचा। गुलशन मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, केबिन के सामने वाली कुर्सी पर बैठो जरा देर। मैं कहती हूं, राजा साहब के आने पर डेक पर महफिल लगेगी। तू राजा साहब बन जा, मैं शीशा और प्याली ले लूं। गुलशन भग गई। दूसरी तरफ से बाहर निकली और कुर्सी पर बैठ गई। कोच बक्स की बगल में बैठे सिपाही ने पेटियां उठवाकर एजाज के केबिन में लगवा दी। चलते वक्त सलामी दी। एजाज ने गुलशन से 20 रुपये ले लेने के लिए कहा। 5 खुद ले, 5 कोचमैन और साइस को दे, 5 डेक के पहरेदार को, 5 पुलिस के सिपाही को। सिपाही के चले जाने पर गुलशन को भेजकर राजा साहब के एक खिदमतगार से मालूम किया राजा साहब और पुलिस के सिपाहियों को क्या इनाम मिला। जेटी पर जहाज के ठहरने का 3 मिनट समय रह गया। राजा साहब की गाड़ी आई। सिपाहियों और नौकरों पर अदबी सन्नाटा छा गया। रफ्तार के बढ़ने पर भी शोरगुल का नाम न रहा। शान के कदम उठाते हुए जेट्टी से गुजरकर राजा साहब ने डेक पर चढ़ने वाला पीतल का चिकना डंडा पकड़ा। एक बगल साथ आए हुए सशस्त्र अर्दली और सीढ़ी के पहरेदार ने खड़े होकर बंदूक की सलामी दी। राजा साहब सीढ़ी से चढ़े। ऊपर के डेक पर, जहां सीढ़ी खत्म होती है, एजाज खड़ी थी। उसके पीछे गुलशन। एजाज ने ललित सलाम किया। राजा साहब ने हथेली थाम ली। दोनों साथ साथ सामने बिस्तर की ओर बढ़े। गद्दे पर पहले एजाज ने पैर रखा। दोनों तकिए लेकर बैठे। राजा साहब अतृप्त आंखों से एजाज का खुलता हुआ रूप और पहनावा देखते रहे। जरा देर के लिए सेक्रेटरी आए। राजा साहब ने पुलिस के लिए कहकर जहाज खोल देने की आज्ञा दी। जेट्टी से बंधी हुई जहाज की मोटी रस्सियां और लोहे की सांकलें खोली गईं। जहाज घूमा, फिर हुगली नदी से होकर दक्षिण की ओर चला। ऊपर के पीछे वाले हिस्से में सेक्रेटरी, कुछ कर्मचारी और ऊंचे पद वाले सिपाहियों के अफसर बैठे। एजाज हुगली में बंधे हुए अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकन बड़े बड़े जहाज देख रही थी।
और उनसे होने वाले विशाल व्यापार का अंदाजा लगा रही थी। मधुर दखिनाव के तेज झोंके लग रहे थे। दिल को कोई रह रहकर गुदगुदा रहा था। जहाज फोर्ट विलियम किले के पास आया। किनारे लड़ाई के दो जहाज बंधे थे। इनकी बनावट दूसरी तरह की थी, रंग पानी से मिलता हुआ। एजाज ने चाव से इन जहाजों को देखा। एक नज़र हाईकोर्ट की विशाल इमारत पर डाली। एडन गार्डन की याद आई। यहां हवाखोरी के लिए वो बहुत आ चुकी है। ये एक शिकारगाह भी है। शाम को शहर के रईस बड़ी संख्या में आते हैं, टहलते हैं और बैंड सुनते हैं। जहाज तेजी से बढ़ने लगा। राजा साहब ने घंटी बजाई। एक बैरा आया। लाल पानी। राजा साहब ने बैरा से कहा। बैरा शैंपेन की बोतल, बर्फ, छोटा टम्बलर और पैग ट्रे पर लाकर रख गया। गुलशन एजाज की बगल में बैठकर टम्बलर में बर्फ और शैंपेन मिलाने लगी। पाचक ब्राह्मण कटलेट, चाप और कबाब चांदी की तश्तरियों पर रख गया। कहार ट्रे पर ढक्कनदार चांदी के गिलासों में पानी ले आया। रखकर तौलिया लेकर खड़ा रहा। गुलशन ने 2 पैग भरे। एक हाथ में रखा, एक बढ़कर एजाज को दिया। एजाज ने पैग चूमकर राजा साहब के हाथ में दिया, फिर अपना लिया। गुड लक हुआ। दोनों पीने लगे। प्रायः 1 डजन पैग थे। ये पिया पैग एक ही बैठक में नहीं इस्तेमाल करते। गुलशन तीसरा और चौथा पैग तैयार करने लगी। पैग खत्म करके राजा साहब ने हाथ बढ़ाया। बैरा ने पकड़ लिया। एजाज ने भी बढ़ाया। गुलशन ने तीसरा दौर तैयार करके चांदी की पैग रखने वाली रिकाब में लगाकर दोनों के बीच में रख दिया। दोनों मौसम, गंगा, शिवपुर के बागीचे, हवा आदि का जिक्र करते हुए साथ साथ नाश्ता करने लगे। दूसरा दौर भी समाप्त हुआ। तीसरा भी हुआ। नशे का प्रभाव बढ़ने लगा। दोनों के हाथ धुला दिए गए। गिलोरी और सिगरेट की तश्तरियों को छोड़कर नौकर और कुल चीजें उठा ले गए। फिर केबिन के पास के पर्दे आड़ के लिए खोलकर रेलिंग के डंडों के साथ बांधने लगे। कीमती हारमोनियम लाकर रख दिया। गुलशन को छोड़कर और सब बाहर निकल गए। कुछ सुनने की तबीयत हो रही है, राजा साहब ने प्रेम से कहा। एजाज ने गुलशन की तरफ देखा। गुलशन ने पीकदान बढ़ाया। पान थूक कर एजाज ने कहा, तेज हवा है, आवाज उड़ जाएगी। कहकर हारमोनियम खोला। तुम्हारा गाना है। हारमोनियम हो, पियानो या सितार, इसराज छाकर रहेगा। राजा साहब ने सहृदय स्वर से बढ़ावा दिया। एजाज हिली, पर्दे पर उंगली रखी। कहा, मैं कशी के बाद आवाज पर काबू नहीं रहता। कहकर स्वर निकाला। राजा साहब तदगतेन मनसा ध्यानावस्थित हुए। एजाज की मधुर आवाज निकली। जहाज भर के लोग नीचे और ऊपर के कान लगाए रहे। गाना शुरू हुआ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। लोगों पर सच्चा जादू चला। सभी ने दिल दे दिया। वही दिल जो हाथ से छूटकर मजबूती से हाथ पकड़ता है। छोटे बड़े सभी उसके भक्त हो गए। कोयला झोंकने वाले एक झुक्की झोंक कर नीचे से डेक पर चढ़ाए। श्रम को हल्का कर लिया। सोचा, वो कौन सा स्वर है जो दिल पर अपनी पूरी पूरी छाप लगा देता है। खड़े लोगों में क्षण भर के लिए विषमता नहीं आई। किसी बड़प्पन के कारण या पैसा होने की वजह गायिका का कंठ इतना मधुर है, ये वे नहीं सोच सके। विरोध का क्षण ही मिट गया। उन पंक्तियों के लेखक महाकवि गालिब समय के सताए हुए और गाने वाली एजाज समय की संस्तुत। फिर भी दोनों में साम्य। ये किसी अधिकार की बात न होगी। अधिकार से वस्तु, विषय या बात इतनी सुंदर नहीं बनती, ऐसी पूरी नहीं उतरती। ये वो अधिकार है जहां अधिकार ढीला है। विलासी राजा एकटक उस सच्चे रूप और स्वर को देखते समझते रहे। कुछ देर एजाज ने दम लिया, निगाह उठाई, भरा पैग उठाकर राजा साहब को दिया। खुद एक लौंग दबाई, 2 कश खींचकर पीकदान में डाल दी और हारमोनियम संभाला। एक ठुमरी गाई। जाने दो मोको सुनो सजनवा, काहे करत तुम नित नित मोसन रार। नहीं नहीं मानूंगी तिहार, छेड़ करत नहीं मानत देखो री सखी। मेरी सुने न, बिंदा करत अब नित नित मोसन रार। नहीं नहीं मानूंगी तिहार। अभी दोपहर नहीं हुई, भैरवी का वक्त पार नहीं हुआ।
श्रीश राजा साहब को गंभीर और चलते हुए जहाज के सिवा कोई आवाज न आती हुई देखकर एजाज समझ गई लोग कान लगाए हुए हैं। वो खुशी से भर गई। एजाज ने छेड़ा, यामिनी न एते जागा ले न कैन, बेला होल मरी लाजे, शर्मे जड़ित चरणे के मने, चले व पथेरी माझे, आलोक परशे मरमे मरिया, हेरलो शेफाली पड़छे झरिया, कोनो मते आछे पराण धरिया, कामनी शिथिल साजे, निबिया बांचिल निशार प्रदीप, ऊषार बातास लागी, नयनेर शशि गगनेर कोने, लुकाए शरण मागी, पाखी डाकी बले गेल विभावरी, वधु चले जले लैया गागरी, आमियों आकुल कवरी आवरी, केमने याइब काजे। रविन्द्रनाथ का गीत, कलकत्ता का आधुनिक फैशन एजाज ने सच्चा अदा किया। वही उच्चारण, वही अंग्रेजियत। राजा साहब पर और आधुनिक शिक्षित बंगालियों पर इसी स्कूल का सबसे अधिक प्रभाव है। रविन्द्रनाथ के गानों में स्वर का सबसे अधिक मार्जन मिलता है। राजा साहब की आंखों के सामने गंगा के शुभ्र फैन की तरह गीत का अस्तित्व तैरने लगा। एजाज ने हारमोनियम हटा दिया, एक पैग और उठाकर राजा साहब को दिया, एक खुद लिया। शराब, बातचीत और गाने के बीच एजाज देखती जाती है। मटिया बुर्ज पार हुआ, शाह वाजिद अली का कारागार, तेल का केंद्र बजबज पार हुआ, उलूबेड़िया पार हुई। कितनी ही मिलें निकल गईं, जिनका अधिकांश मुनाफा विदेशियों के हाथ जाता है। एजाज अंग्रेजी जानती है, संवाद पत्र पढ़ती है, दूर निष्कर्ष तक आसानी से पहुंच जाती है, संपादक की टिप्पणी पर टिप्पणी लगा सकती है। गुलशन राजा साहब को सिगरेट और पान देती जाती है। गाना बंद करके एजाज ने सिगरेट के लिए उंगली बढ़ाई। गुलशन ने हीरे की पाइप में सिगरेट लगा दिया। एजाज पीने लगी। तुम्हारे नहाने, भोजन और आराम करने का वक्त हुआ, राजा साहब ने कहा। पूजा करने की बात छोड़ दी? एजाज ने बड़ी बड़ी आंखें मिलाईं। वो दिल में होती रह गई, उसने मिला भी दिया। राजा खामोश हो गए। एजाज ने कहा, तुम उठो, नहाना मत, तौलिया गर्म पानी से निचोड़कर बदन पुछवा डालो, धोती बदल दो। शराब पर नहाना? राजा साहब उठ गए। एजाज बैठी हुई नदी की शुभ्र शोभा, श्याम तटभूमि देखती रही। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 7, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।